दोस्तों आज की चाय पर चर्चा पर जरूर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि आपको याद होगा जब हम फोन चार्ज करवाने के लिए जाते थे दुकान पर और बोलते थे भैया इतने का चार्ज कर दो, उसको एक छोटा सा प्रॉफिट मिलता था और वो हमारे पैसे को चार्ज कर देता था प्लान के मुताबिक। धीरे धीरे डिजिटल क्रांति का जमाना आ गया, लोग अपने फोन को खुद जो है रिचार्ज करने लगे, लाइक फोन पे ऐप पे, पेटीएम पे, एयरटेल थैंक्स ऐप पे, एटसेट्रा पे। ठीक है ना, यहां तक कि भाई योनो भी आजकल ये फैसिलिटी देता है, किसी भी बैंक का ये होगा। तो अभी इसके बाद में आज चूंकि मैं बात बताऊं कि कैसे करके महंगाई बढ़ती है और कैसे करके आपका शोषण और एक्सप्लोशन होता है, ये देख लीजिए। कल मैंने अपने सुपुत्र जी के मोबाइल को चार्ज किया तो उन्होंने बोला था कि पापा मेरा 209 रुपए का चार्ज कर देना एक पैक, जिसमें 1 GB पर डे का डाटा है। ठीक है ना, वो जा रहे थे लखनऊ। तो उसके बाद में जब हमने ध्यान दिया तो प्लेटफॉर्म फीस कितना कटा, 3 रुपया कटा। अमूमन 1 रुपया कट जाता था। मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं थैंक्स ऐप का यूज नहीं कर सकता था और मैंने फोन पे से चार्ज किया। अब उस समय आप बताइए कि तीनों ने 3 रुपया तो ले लिया, प्लेटफॉर्म फीस ले लिया, ठीक है ना, 209 का 212 रुपया। उसके बाद में जो आपका डाटा का चार्ज कट रहा है वो तो आपका कट ही रहा है, वो भी डे बाई डे कितना महंगा होता जा रहा है। पहले 400-450 में आपका पूरा महीना आराम से चलता था। ठीक है ना, आज के टाइम पर आपका वही 1100-1200 रुपए में तब जाकर के नेट का एक फोन का काम हो पाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि कोई भी कंपनी हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो उस पर महंगाई का असर नहीं होता है। महंगाई का असर किसके ऊपर होता है, हमारे पर होता है और आप पर होता है। यह है चर्चा का विषय। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। ठीक है ना, यह है चर्चा का विषय नहीं, यह है सोचने का विषय। चर्चा का विषय है उफओ की स्थिति एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब उफओ की स्थिति क्यों बन रही है? उफओ की स्थिति बन रही है, एक तो इलेक्शन का जो माहौल है, उस इलेक्शन के माहौल में तो उफओ की स्थिति बन ही रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नंबर एक, क्यों? याद करो वो दिन 2013-14 में जिस डिजिटल क्रांति का, जिस बड़े बड़े बोर्डों का सहारा, चाहे जहां से फंडिंग हुई हो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिसका सहारा इस बीजेपी की सरकार ने लिया था या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, या रिलायंस के जियो को ला करके उस समय कई सारे यूजर तक 2019 में इसका सबसे ज्यादा, वैसे इनके बड़े बड़े स्क्रीन बोर्ड वगैरह तो 2013-14 में भी लगे थे, लेकिन 2019 में आप लोग याद करिए लालू यादव का वो स्टेटमेंट जब उन्होंने बोला था आज का लड़का इतना छोटा सा मोबाइल, उसके बाद में मोटी मोटी बॉडी, यह था ना, याद करिए उसके बाद में। हाँ, तो आज उसी को ही एज ए टूल इस्तेमाल किया है और लोगों ने अगेंस्ट टू द बीजेपी। सच्चाई क्या है जनता जानती है, जनता ही जनार्दन होती है। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ना ही मैं पहले बता चुका हूं मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो ये बात सही है कि उसी हथियार का, काउंटर हथियार का इस्तेमाल हुआ है, उसी काउंटर हथियार का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, काउंटर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हुआ है आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर। अब लोगों ने, और दूसरी बात क्या है कि मेरे ख्याल से नब्ज इस चीज की समझ नहीं पाए हैं ये, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि क्षति होगी। कैसे क्षति होगी मैं आपको बताता हूं। आज के टाइम पर आप बताइए किसके पास टाइम है कि वो टीवी देखता हो, किसके पास टाइम है वो किसी भी न्यूज एंकर की बकवास देखता हो जो कि नेशनल चैनल का हो? मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई भी देखता हो। मैक्स टू मैक्स लोग, मेरे ख्याल से मैं जितने आसपास के लोगों को जानता हूं, मैक्स टू मैक्स लोग आजकल सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि किसी के पास समय है ही नहीं है और ये इजिली पोर्टेबल है, इजिली लोग इसको एक्सेस कर लेते हैं, इजिली लोग कर लेते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं चूक हुई है? चूक हुई है, नहीं हुई है, जो भी है। अब उफओ की स्थिति क्यों बनी हुई? एक तो यूएस का जो बसड़ मचा हुआ वो तो है ही है, दूसरा बसड़ आपका मचा हुआ कहां पे? इजराइल और ईरान का। ठीक है ना, रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ऊपर से जो यूरोप की जो मंदी है वो भी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ये हो रहा था कि मौसम से ना संभल जाएगा, ये हो जाएगा तो उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना, बीच बीच में क्या करते हैं जो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, वो भारत की रेटिंग को ये वो करके उसके बाद में थोड़ा सा पंपिंग होती है, थोड़ी डंपिंग होती है, थोड़ी पंपिंग होती है, थोड़ी डंपिंग होती है। अब चर्चा का विषय यह है कि भाई देखो अप्रैल महीना बीत गया है, सबसे बड़ी बात क्या है, जिसकी जो एसआईपी चल रही हो तो चल ही रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने पहले वाले वर्ड में यूज किया था वो मेरे ध्यान से उतर गया। मेरे कहने का मतलब यह है
आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार से प्लेटफॉर्म वगैरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह पे उनके जो थिंक टैंक हैं, उनके जो सोचने वाले हैं, वो अपने पैसे को कैसे करके दोहन करके, आपके पैसे को दोहन करके अपनी कंपनी तक, ट्रैप तक उसको पहुंचाना होता है। तो अगर आप उनके शेयर्स की बाइंग कर रहे हैं, आप खुद डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, आपका म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कर रहा है, तो आप ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं महंगाई को बीट करने की पोजीशन में हैं, बशर्ते कि आपके पास होल्डिंग की कैपेसिटी अगर है, होल्डिंग का पेशेंस है, तो आपको ये ट्रिक तो आ ही जाएगा कि कब आपने निकलना है। ये तो आपको बता ही दिया जाएगा, ठीक है ना। जितने मेरे जुगानी टॉक्स के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर, जैसे मैं आज तक आपको बोलता था कि ठीक है अभी आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनानी है। चाय पर चर्चा है तो हो सकती बात हो सकती है, लेकिन अब मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आज आपकी मार्केट राइज होती है तो अब ये हो जाएगा कि एटीएच की तरफ आप पहुंचना शुरू कर देंगे। एटीएच की तरफ मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ आप पहुंचना शुरू कर देंगे। तो आप उस समय क्या करते हैं, अपनी एग्जिस्ट की पॉलिसी बना सकते हैं, जो लोग नहीं निकले हैं तो, और जिनको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, जिनको लग रहा है मैं अगले 2-4 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा, मेरे को इन्वेस्ट करना है, अगला 5 साल मेरे पास टाइम है, तो उन्हें धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनानी है, चाहे अप जाए चाहे डाउन जाए, कुछ नहीं सोचना है उन्होंने। जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाता है वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन को बनाते जाए, बशर्ते ध्यान यही रखें कि इमरजेंसी फंड को अपने नहीं छेड़े, प्लस जो सेफ्टी फंड का आपको फार्मूला बताया हुआ उसको भी ना छेड़े। सेफ्टी फंड का फार्मूला वल्ली एंड वल्ली मैं बताता हूं, जबकि बाकी और कोई भी नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि लोग इमरजेंसी तक ही लोगों की सोच होती है। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने ये झेला हुआ है, कि भाई जब थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है मंदी का दौर या कंसोलिडेशन का फेज, तो उस समय बड़ा उबाऊ हो जाती है मार्केट। जितना अच्छा लगता है जब आपका आपकी तरफ जाता है ना, उतना ही बुरा लगता है आपका जब नीचे की तरफ जाता है और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए चंक नहीं होता है। तो जब तक आपके पास चंक होता है तब तक नीचे जाते हुए भी अच्छा लगता है। ये बात फैक्ट है ना? किस किस को ऐसा लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन जब आपके पास लमसम का अमाउंट खत्म हो गया, मार्केट तब भी कंसोलिडेट कर रही है, आप वही किसी पीटी एसआईपी के सहारे चल रहे हैं, तो उस समय आपको क्या लगता है, बोरिंग लगने लगती है, कोई भी न्यूज जो है ना वो लगने लगती है। और खास करके इस आईपीएल के माहौल में फिर भी आप लोगों ने जितना हमारे को, जबकि अच्छे अच्छे जो क्रिएटर्स हैं उनके व्यूज इतने डाउन हुए हैं, ठीक है ना, तो हमारा तो एक बहुत ही आम सा चैनल, हाँ कंटेंट में मानता हूं, जानकारी मेरी क्या, कई लोग जो मेरे जानने वाले हैं, जिनकी मैं क्लासेस वगैरह लेता हूं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं, मैं जानता हूं उस चीज को बोलने क्यों नहीं है, अपने मुंह से बोलना हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बट जितना आप लोग अपना टाइम, कीमती समय निकाल करके, क्योंकि मैंने टाइम ही ऐसा चूज किया हुआ है, 10 बजे जब लोगों का वर्किंग आवर होता है, मैंने टाइम ही 8 चूज किया हुआ, कभी मैंने सवेरे 7 बजे का टाइम नहीं चूज किया, कभी मैंने शाम के 5 बजे का टाइम या 6 बजे का टाइम नहीं चूज किया, रात के 12 बजे का टाइम चूज किया है, सवेरे 10 बजे का टाइम चूज किया हुआ है, जब आप खूब बिजी हो। क्यों? क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग, कम से कम अगर जब बेनिफिशियल हो रहे हो ना, तो मेरे को अच्छा लगता है। बट मेरा भी ये मानना है कि आपको भी कम से कम मेहनत करने की आदत मैं डलवाऊं, ताकि आप रात में जागें, आप सवेरे जल्दी जागें, आप उसके लिए टाइम निकालें, ठीक है ना। इजी टाइम पर तो कोई भी मैनेज कर देगा, इसलिए मैंने पब्लिश का टाइम भी ऐसा आर्ट लिया है कि यस, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को भी मेहनत करने की थोड़ी सी आदत पड़े, ठीक है ना। चाय पर चर्चा ये हो गई। दूसरी चीज क्या होगी कि आपने इन्वेस्टेड रहना है, आपने इन्वेस्ट करना है। हाँ, शेयर्स को जरूर अवॉइड करना है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का आपने हाल देख लिया है, ठीक है ना। कोटक बैंक का जो हाल हुआ है उसी प्रकार से किसी का भी, अभी देखो एचडीएफसी का सीन गुजरा ही था, उसके बाद नोकिया, कल देखो अब एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस के बाद में जितना दबाव था, कल देखो एक्सिस ने क्या वाहवाही किया है। तो जनता है, ये जनता बाद में क्या करती है, भूल जाती है, ठीक है ना। तो भूल जाती है, तो इसीलिए बीच बीच में हमें भी आपको रिमाइंड करना पड़ता है, इसीलिए हमने चाय पर चर्चा पर इस प्रकार की करी है। तो उफो की स्थिति बनेगी, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं, आपको कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टेड है उनको अगर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। और दूसरा नया साल आ गया है,
अगर आपको दिख रहा है मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो गया है और आप वो रिबेट लेना चाहते हैं, तो इससे पहले कि गवर्नमेंट कोई नई रूलिंग ले आए या नया टैक्सेशन ले आए, तो आप अपनी प्रॉफिट को बुक करके उसको अगेन कॉर्पस में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉफिट को बुक करना और उसके बाद में री इन्वेस्ट कर देना, ताकि उससे आप टैक्स का बेनिफिट ले सको जो गवर्नमेंट ने 1 लाख का बेनिफिट दिया है। तो जिसको जिसको दिख रहा है कि मेरे फंड में 1 लाख से ज्यादा का बेनिफिट है, वैसे तो बहुत लोगों का तो बहुत ज्यादा लाभ है, ठीक है ना, तब भी 1 लाख का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। 4 जून से पहले अगर कर लेंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है और 31 मार्च तक आपकी वही रहनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं एलटीसीजी ना लग जाए। जिनके पास 2 फंड 4 फंड है, उन्होंने ऑलरेडी अगर नवंबर दिसंबर में बुक किया हुआ है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर उन्होंने 1-2 फंड से कर दिया है, जैसे मैंने एक ही फंड से किया था, मैंने एक ही फंड से किया था, उसके बाद में मेरे बाकी के सेफ हैं, ठीक है ना, बाकी से मैं कभी भी चाहूं तो कर सकता हूं। और मेरा एक फंड ऐसा है जिसमें कि लमसम अलाउ ही नहीं है, तो लमसम अलाउ नहीं है, अगर मैं उसको मान लिया मैं कर भी देता हूं तो आगे मैं जा नहीं पाऊंगा, उसमें भी तो जो है ह्यूज प्रॉफिट है। तो फिर भी क्या है कि किसी भी एक से तो जो है हो ही जाएगा। अगर आप भी जो है धीरे धीरे जब पुराने हो जाओगे तो आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप इतने का आराम से ले लोगे। लेकिन मुझे लग रहा है इस पर भी इस साल अगर एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उसकी क्रूर निगाहें होंगी आपके प्रॉफिट के ऊपर, और 1 लाख का ये रिडेम्पशन जो आपको दिया है ना सरकार ने, ये हटाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट आती है तो वो क्या करेगी, कारपोरेट टैक्स को बढ़ाएगी। हो सकता है कि जो आपका ये है वो रिबेट आम जन के हिसाब से, अगर वो सोच रहे, ऐसा मेरा मानना है, अगर वो आम जन के हिसाब से सोच रहे, आम जन को राहत दे रहे, तो हो सकता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी राहत दें और कारपोरेट के ऊपर इसको थोपे। ठीक है ना। अब कारपोरेट के ऊपर टैक्स थोपना या आम इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स थोपना, ये कितना ये इजी मुद्दा भी है और पेचीदा मुद्दा भी है। इस पर किसी दिन जरूर चर्चा करेंगे कि टैक्स किस पर थोपा जाए, आम जन पर थोपा जाए या कारपोरेट जगत पर थोपा जाए। क्या आइडियोलॉजी किसकी बेटर है, इंडिया की बेटर है या एनडीए की बेटर है? एज ए इन्वेस्टर आप बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी। और यार रिवार्ड जरूर किया करो आप लोग, और वही रिवार्ड है लाइक से सब्सक्राइब, क्योंकि परिवार को बढ़ाना आपका दायित्व है, मेरा ही नहीं। मेरा तो है खाली आपको परोसना, आपको देना, आपके हित के बारे में बात करना। आपका भी फर्ज बनता है अपने इस परिवार को आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा मेंबर इंक्लूड करना। थैंक यू।